हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद संदीप सर में। जो विद है वो थोड़ा सा चेंज हो गया, WID हो गया है और ये नई सीरीज में फिर से लेके आ गया हूँ। जैसा कि आपको पता है, मैं SSC CGL 2024 नहीं, ये 25 होगा। 25 की जो PYQ सीरीज है वो हमारी कंटिन्यू चल रही है। उसी में मैं नेक्स्ट सीरीज लेके आया हूँ, जो 20 सितंबर शिफ्ट 1 में जो पेपर हुआ था उसको हम डिस्कस करने के लिए। अगर आपको ये अपडेट कंटिन्यू चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप उसे लाइक भी कर सकते हो और शेयर भी कर सकते हो। अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। पहला जो क्वेश्चन है वो सिंप्लीफिकेशन है। आपको बताना है इसमें x की वैल्यू, कि x की वैल्यू क्या होगी। देखो, रेशियो का इसमें एक कंसेप्ट लगाएंगे, योगांतर अनुपात का कंसेप्ट होता है। इसमें योग और अंतर मीन्स एक बार ऐड करना और एक बार सब्ट्रैक्ट करना। तो देखो अब इसमें क्या करेंगे, छोटा सा एक कंसेप्ट देखो, a+b और a-b अगर इसका योगांतर अनुपात करते हैं तो ये a/b आ जाता है। ओके, तो वही चीज हम यहाँ पे कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसका योगांतर अनुपात करने के बाद हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आएगी वो ये निकल के आएगी। ओके, जो युगांतर अनुपात हमने यहाँ लेफ्ट साइड में लगाया वही हम राइट में लगाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है, एक मान लेंगे। तो देखो ये क्या होगा, 2+1 और 2 माइनस में 1। राइट, अब देखो ये कितना हो गया भाई, 3/1। अब दोनों तरफ मैं स्क्वायर कर दूं तो ये हो जाएगा 3 प्लस में x और ये हो जाएगा 3 माइनस में x। इधर हो जाएगा 9 और इधर हो जाएगा 1। ठीक है, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये 27 माइनस में 9x, तो ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा हमारा 24। ओके, और x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 12/5। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाइयों। एक फर्नीचर प्रतिष्ठान शुरू में एक विशेष डाइनिंग टेबल को 2 रुपए में बेचता है। एक्चुअली ये 2 नहीं है, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया, ये जेड है, Z रुपए में बेचता है। तो 25% का लाभ हो जाता है और इसके बाद एक उत्सव होता है जिसकी वजह से इसी टेबल पे जो अंकित मूल्य है उसको बढ़ा के 1.62 नहीं है, 1.6 Z कर देता है। ओके, समायोजन के बाद नया जो अंकित मूल्य है उसमें 20% की रियायत यानी कि छूट, डिस्काउंट दे दिया। उत्सव बिक्री के दौरान स्टोर द्वारा अर्जित लाभ कितना हो गया, ये बताना है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखो करना क्या है इसमें, CP SP MP। हो क्या रहा है कि इस डाइनिंग टेबल को कितने में बेच रहा है भाई, वो जेड में। SP दिया हुआ है जेड में, तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 25%। अगर 25% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूं तो 1/4 आ गया, यानी कि 4 रुपए की चीज 5 रुपए में जा रही है, एक बढ़ की 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 4 की चीज 5 में जा रही है। अब ये तो हमारी इमेजिनरी वैल्यू है 4 और 5, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है SP जेड है भाई। तो जेड है तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा इसको, 0.2 से मल्टीप्लाई, 0.2 Z से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे भी अगर हम 4 को 0.2 Z से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा CP आ जाएगा। तो कितना आएगा CP, 0.8 Z, यही आएगा। यस और नो। अब क्या बोला है कि टेबल का अंकित मूल्य 1.62 Z कर दिया। देखो इसका जो अंकित मूल्य है 1.6 Z कर दिया और इस पर डिस्काउंट दे दिया भाई 20% का। तो देखो इस पर डिस्काउंट 20% मतलब 1/5 का डिस्काउंट। 1/5 करेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, 5×15 और 5×2 30, यही हो जाएगा। तो इतना डिस्काउंट हो गया 0.32 का, 0.32 Z का डिस्काउंट हो गया। अगर ये डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.28 Z आ जाएगा। पूछा है कि अर्जित लाभ कितना है, यस और नो। अब देखो हमारे पास CP है और SP आ गया फाइनल। तो देखो अर्जित लाभ कितना हो गया, 0.48 Z। अब देखो हमें प्रॉफिट बताना है कितना हुआ, तो 0.48 Z और CP कितना है वो नीचे आ जाएगा 0.8 Z और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, Z से Z कैंसिल आउट, 8×48। ओके,
नीचे 1 पॉइंट था तो यहाँ पे 0 भी चला जाएगा, तो हमारे पास जो आएगा फाइनल परसेंटेज 60% का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकाला, यहाँ ऊपर तो प्रॉफिट लिख दिया हमने, नीचे सीपी लिख दिया और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यही फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला याद करने की हमें जरूरत है नहीं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे, कंटिन्यू क्वेश्चन करोगे, तो ये ऑटोमेटिक आपको पैटर्न याद हो जाएगा। 12,500 रुपए की एक राशि है, 2 वर्ष में 15% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा अगर ब्याज हमारा 8 मासिक हो। ओके, तो एक बात बताओ भाई मेरे को, 12 महीने के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा 15%। अगर मैं 1 महीने का निकालूं तो ये हो जाएगा 3 पंजी 15 और 3 चौको 12, और यही हमें 8 महीने के लिए निकालना है, तो मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा 10%। कहने का मतलब ये है कि 8 महीने का हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 10%। अब समय दे रखा है हमारे पास 2 वर्ष, तो 2 वर्ष में अगर मैं 8 महीने के हिसाब से देखूं तो 3 साइकिल बन जाएगी, 3 साइकिल, और 3 साइकिल बन जाएगी वो 10% के अकॉर्डिंग 3 साइकिल का अगर मैं कंबाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालूं तो 33.1% होता है। ये हमें याद रखना है, कैलकुलेटेड है ये ऑलरेडी, आपको भी याद रखना है, तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2 वर्ष की वो कितनी आ गई, 33.1%, और यही तो हमें निकालना था। अब 12,500 का 33.1% निकाल लो भाई, तो 12,500 मल्टीप्लाई 33.1%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अगर यहां 33 ना मान के मैं 30 मानू तो 25 दिया 375, ठीक है, 30 मानू तो ये हो गया 3750, और अगर 3 को मल्टीप्लाई और करूं तो ये हो गया 375, और 0.1 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो गया हमारा 12.5, ये आ जाएगा हमारा टोटल 7 7 5 12 और 1 13, 4,137.50। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो भाई, एक ठेकेदार 15 आदमी को 24 दिनों में काम पूरा करने के लिए नियुक्त किया। 15 आदमी लेके आया और बोला कि भाई ये काम 24 दिन में आपको पूरा करना है, और साथ में ये भी कह दिया कि भाई एक दिन में 8 ही घंटे काम करोगे वरना गर्मी बहुत पड़ रही है। ठीक है, 8 घंटे से ज्यादा आपको करना नहीं है। 6 दिनों के बाद क्या हुआ, 6 दिनों तक तो उन्होंने काम किया, 6 दिन के बाद क्या हुआ, 5 और आदमी ले आया भाई वो, ठीक है, और 7वें दिन से काम के घंटे भी घटा दिए, कितने कर दिए, अब कर दिए 6 घंटे, कि भाई आपको 6 ही घंटे काम करना है। यदि सभी आदमी पूरे समय एक ही दक्षता से काम करते हैं तो शेष काम को पूरा करने में कितना दिनों की आवश्यकता होगी। तो देखो भाई, टाइम एंड वर्क का ये क्वेश्चन है। ये क्या हो गया, 1 सेकेंड है, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, एक कंसेप्ट होता है टाइम एंड का, MDH। ओके, मैन कितने डे और कितने आवर। ओके, तो ये वाला कंसेप्ट हमें यूज करना है, M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2 और H2। ठीक है, ये वाला कंसेप्ट लगाना है। अब एक बात बताओ मेरे को, 15 आदमी 24 दिनों में काम पूरा कर लेते हैं, लेकिन 8 घंटे काम करते हैं। 6 दिन तक तो उन्होंने काम किया, 6 दिनों के बाद उन्होंने क्या कर दिया, और आदमी ले आए भाई वो। तो देखो 6 दिन तक तो सेम ही काम किया, तो बचा कितना, 6 दिन तक तो इन्होंने काम कर लिया, अब 18 दिन का काम बचा हमारे पास, यानी कि 15 आदमी का 18 दिन का काम बच रहा है, और 1 घंटे में एक दिन में 8 घंटे वो काम कर रहे हैं। अब यही काम 5 और आदमी आ गए तो भाई 20 आदमी, यही काम 20 आदमी, ठीक है, कितने दिनों में पूरा करेंगे हमें नहीं पता,
लेकिन जो घंटे हैं वो घटा के 6 कर दिए। यस और नो? बस सिंपली हमने पुट कर दिया। अब अगर मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो 6 तिया 18, 5 तिया 15, 5 चौको 20 और 4 दूनी 8, तो 3 तिया 9 और 2 18, यानी कि 18 डे लगेंगे भाई, 18 डेज और लगेंगे। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक चोर और एक पुलिस अधिकारी 500 मीटर की दूरी पे है। चोर आगे आगे, पुलिस पीछे पीछे। ओके, अब होता क्या है, यदि वो एक ही दिशा में जाते हैं। अब एक बात बताओ, चोर को टी ले लेता हूं, पुलिस को मैं पी ले लेता हूं। ओके, अब दोनों अगर वो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो उनकी स्पीड माइनस हो जाएगी। देखो, ये सपोज करो चोर आगे आगे भाग रहा है और पुलिस पीछे पीछे भाग रही है, तो एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगी। यस और नो? यानी कि P माइनस टी। लेकिन अगर ये दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं, एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं, तो उस कंडीशन में, अच्छा विपरीत कैसे दौड़ सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है कि चोर और पुलिस विपरीत? हाँ, हो सकता है कि चोर को पता नहीं हो कि सामने से पुलिस आ रही है और अचानक से पुलिस आ जाए तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगर सेम डायरेक्शन में दौड़े तो होगा क्या, 500 मीटर की दूरी को 10 मिनट में पकड़ लेगा। ओके, 10 मिनट में पकड़ लेगा तो स्पीड कितनी आ जाएगी इसकी, 50 मीटर पर मिनट। और अगर एक दूसरे की ओर दौड़ते हैं तो 2 मिनट में पकड़ लेते हैं, तो 2 मिनट के हिसाब से स्पीड कितनी आ जाएगी, 250 मीटर पर मिनट। मीटर पर मिनट मैंने इसलिए रखा है क्योंकि आंसर भी इसी में पूछा है। तो पूछा है कि चोर की गति, मतलब पी की वैल्यू। अगर इस तरह की दो इक्वेशन बन जाए और पी की वैल्यू पूछ ले आपसे, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, यानी कि 300 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो 150 हमारा आंसर आ जाएगा। 150 मीटर पर मिनट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगर टी की पूछते तो इन दोनों का डिफरेंस जो आता उसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक परिमेय संख्या को एक अपरिमेय संख्या के साथ गुणा करने पर किस प्रकार की संख्या प्राप्त होती है? ठीक है, ऑलवेज रेशनल, ऑलवेज इरेशनल, ऑलवेज इंटीजर, या समटाइम रेशनल और समटाइम इरेशनल। देखो यही हो सकती है, समटाइम रेशनल और समटाइम इरेशनल। यस और नो? अगर मैं इसको 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये तो 0 ही आ जाएगी, है ना, परिमेय संख्या को। और अगर मैंने परिमेय संख्या ये ली, है ना, और सपोज करो मैंने यहां से अपरिमेय संख्या कोई एक अगर मैं लेता हूं, तो अगर मैं यहाँ पे 2 ले लूं तो ये 2√2 हो जाएगा। तो ये तो हमारा रेशनल हो गया देखो, और ये हो गया हमारा नीचे वाला इरेशनल। ठीक है, तो दोनों ही हो सकते हैं भाई। नेक्स्ट चलते हैं, 3 धातु के गोले जिनकी त्रिज्या 3, 4 और 5 सेंटीमीटर एक साथ पिघलाकर एक ठोस गोले में ढाला जाता है, तो नए गोले की त्रिज्या। एक बात बताओ भाई, अगर मैंने इसका क्यूब करूंगा तो ये आ जाएगा 27, 64 प्लस 125, और नए गोले की जो रेडियस है उसका क्यूब। तो अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये आ जाएगा भाई 216 और आर का क्यूब। तो जो नई आर है, नई जो रेडियस है वो आ जाएगी 6। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। जब भी कभी इस तरीके से बोले कि 3 गोले को पिघलाकर एक बड़े गोले में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसमें होता क्या है, उनका जो आयतन होता है उनको हम बराबर रखते हैं। अब एक बात बताओ, 4/3 पाई R1 का क्यूब प्लस में 4/3 पाई R2 का क्यूब, सिमिलरली 4/3 पाई R3 का क्यूब, और फिर उसके बाद 4/3 जो एक अलग गोले में चेंज कर रहे हैं, उसको सपोज करो मैं यहाँ पे स्मॉल आर ले लेता हूँ। तो एक बात बताओ, ये तो कट ही जाएगा, तो आर आर ही तो बचेगा। तो ये चीज आपको पहले से दिमाग में रखना है और ऐसा आपको डायरेक्टली कर देना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2.5 लीटर पेट्रोल का उपयोग कर कर एक कार 18.4 किलोमीटर चल सकती है, तो उसकी माइलेज बतानी है। माइलेज निकलती है 1 लीटर में कितना चली वो। तो एक बात बताओ, 2.5 लीटर यानी कि 5/2 लीटर, 5/2 लीटर में वो कितनी चल रही है, 18.4। तो भाई 1 लीटर में कितनी चलेगी, ये 2 उधर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा,
18.4, ये 2 इधर चला गया और 5 नीचे चला गया। अब इसको मैं अगर कैलकुलेट करता हूँ तो 36.8, और इसको मैं 5 से डिवाइड करता हूँ, 5 सत्ते 35 पॉइंट, 5 तिया 15, 5 दूनी 30, 7.32 की एवरेज देगी भाई। 32 ही आएगा, इससे तो कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा इसमें तो। 5 सत्ते 35, बच गया 1, 5 तिया 15, बच गया 6, 6 आएगा भाई, 7.36 बी ऑप्शन। देखो बहुत ही क्लोजेस्ट है सारे ऑप्शन, तो इसको तो निकालना ही था। नेक्स्ट देखो, एक त्रिपक्षीय संयुक्त उद्यम में पहला निवेशक पूंजी लगाता है, दूसरा समय और रणनीति प्रदान करता है, और तीसरा आपूर्तिकर्ता का एक नेटवर्क होता है। अब 3:2:2 के अनुपात में लाभ बांटने के लिए सहमत हो जाते हैं। उद्यम पहले वर्ष में 1,40,000 रुपए कमाता है, तो दूसरे साझेदार को कितना मिलना चाहिए? ठीक है, टोटल 1,40,000 कमा लिए, अनुपात कितना है भाई? 3:2:2। तो दूसरे वाले का बताना मैं, 5 और 2 7, 20, 20 दूनी 40, 40,000 हो गए। सी ऑप्शन हो जाएगा। देखो ये जो है ये प्रॉफिट का रेशियो तो है, अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये 3 2 5 और 1 7 आ गया, यानी कि हमारे अकॉर्डिंग प्रॉफिट 7 है। क्वेश्चन बता रहा है प्रॉफिट 7 नहीं है भाई, 1,40,000 है प्रॉफिट, यानी कि हमें रियल वैल्यू पे जाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 20,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। अब पूछ लिया कि भाई इसकी वैल्यू बताओ बीच वाले की, तो इसको 20,000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रिबन को 2:3:5 के अनुपात में 3 टुकड़ों में काटा गया, अगर सबसे लंबे टुकड़े की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 20 दी हुई है क्वेश्चन में, 20 है तो कितना गुना है? 4 गुना है। तो रिबन की कुल लंबाई कितनी है? 5, 3 8 और 2 10, 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 10 की भी 4 गुना हो जाएगी, तो 40 हो जाएगी। 40 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शहरी परियोजना में 3:4:5 भुजा अनुपात वाले त्रिभुजाकार भूखंड आवंटित किए गए, परिमाप दे रखा है कितना? 60 मीटर। इनको जोड़ो तो ये परिमाप ही तो है, 5 और 4 9 और 3 12, 12 परिमाप है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 12 नहीं 60 है, यानी कि 5 गुना पे है। तो तीनों भुजा की लंबाई आ गई, सबको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 चौको 60 और 75, तो ये ट्रिपलेट बन गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है, और ट्रिपलेट का ये जो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो ये कितना हो गया भाई? 30, 15 तिया 45, 5 तिया 15, 5 को 20 और 5 25, ये 20 आएगा भाई यहाँ पे, और ये 25 आएगा। तो देखो इसको 20 कर लेना। ओके, तो ये आ गया हमारा 150 मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक छात्र के गणित में अंक आए भौतिकी से 20% अधिक, भौतिकी से 20% अधिक, तो भौतिकी में कितने आए? 72, तो गणित में कितने आए? 20% अधिक। 20% का मतलब 1/5 अधिक आए इसके, तो 1/5 कितना होता है इसका? 14.4, 1/5 होता है 72 का, 14.4, तो ये ज्यादा है, तो कितने हो गए भाई? 86.4। इसका मतलब उसके मैथ में कितने आए? 86.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 6 महिलाएं और 4 पुरुष एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 4 महिलाएं और 5 पुरुष इसे 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सिमिलर देखो, 4 महिलाएं और 4 पुरुष, 6 महिलाएं और 4 पुरुष 10 दिन में कर सकते हैं, और सेम ही काम को 4 महिलाएं और 5 पुरुष 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 10 से 10 कैंसिल आउट, अगर मैं इनकी एफिशिएंसी निकालूं तो ये आ गया 2W, और ये आ गया हमारा मैन। तो वोमेन और मैन की जो एफिशिएंसी आ गई 2:1 आ गई। तो यहाँ से अगर मैं टोटल काम निकालूं, टोटल वर्क, तो इनकी एफिशिएंसी में अगर यहाँ पुट करूं तो कितनी हो जाएगी भाई? 12 और 4 16, यानी कि 160 आ गया हमारे पास टोटल वर्क। पूछा है कि 8 महिला कितने दिनों में कर देगी, तो एक महिला की एफिशिएंसी है 8, तो 8 2 है, तो 8 महिला कितनी हो जाएगी? 16, यानी कि 8 महिलाएं एक दिन में 16 काम करेगी। तो 160 काम करने में कितना दिन लगा है? 10 डेज लगेंगे, लेकिन 10 डेज में कोई ऑप्शन नहीं आ रहा। 8 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेगी?
अच्छा ये उल्टा कर दिया मैंने, देखो वोमेन वोमेन, और इसका जो रेशियो आएगा 2/1 नहीं आएगा, ये 1/2 आएगा। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये 2/1 ना आके 1/2 आएगा। देखो भाई एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे ये 1/2 आएगा। ओके, अब बोला क्या है, 8 महिलाएं, तो एक महिला एक दिन में 8 काम करती हैं, तो 8 दिन में एक महिलाएं 8 महिलाएं एक दिन में कितना काम करेगी, 8 काम करेगी। तो हमें करना कितना है, 160 काम। एक दिन में 8 काम कर रही है वो, तो 20 दिन में वो काम करेगी। 20 भी नहीं आ रहे हैं, तो ये भी तो चेंज हो जाएगा ना, ये 160 कैसे रहेगा, ये हमने ये चेंज किया था तो ये 160 थोड़ा ना होगा। एफिशिएंसी बदल गई, तो ये 3, तो देखो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 6 और 8, 140। 140 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एफिशिएंसी हमने गलती से रिवर्स में लिख दी थी ना, तो ये वापस से चेंज करेंगे तो ये टोटल काम है हमारा, ये भी तो चेंज हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 8 × 8 6, 17.5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 क्रमागत सम संख्याओं का औसत कितना है, 41। सम संख्याओं का औसत, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याओं का योग बताना है हमें। अब देखो हमें ये पता है कि जो औसत होता है वो मिड वाली वैल्यू होती है, तो हमें बताया है कि जो 41 है ये एवरेज है, और टोटल संख्या कितनी है, 8 है, और सम है, तो 4 संख्याएं तो इधर होगी और 4 ही संख्याएं इधर होंगी। तो एक बात बताओ भाई, यहाँ कितनी होगी, 42, यहाँ 44, यहाँ होगी 46, और यहाँ होगी 48, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगी 40, यहाँ 38, यहाँ 36, और यहाँ 34। तो सबसे छोटी 34 हो गई, सबसे बड़ी 48 हो गई, इनको जोड़े तो 52 और 30 82 हो गई, और 82 को, अच्छा यही तो पूछा है, 82। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इतना लिखने की जरूरत है नहीं, हमें इन सबको माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, मैंने समझाने के लिए लिखा। नेक्स्ट देखो, 5 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले वर्गाकार आधार वाले एक प्रिज्म का निर्माण परतों में किया गया। पूछा क्या है, प्रिज्म का कुल आयतन। हर सीरीज में ये वाला क्वेश्चन आ रहा है कि प्रिज्म का आयतन होता क्या है, तो देखो प्रिज्म का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल जो होता है, आधार का क्षेत्रफल को h ऊंचाई से मल्टीप्लाई करना होता है, और आधार हमारा वर्ग है, और भुजा दे रखी है 5 सेंटीमीटर, यानी कि आधार का क्षेत्रफल तो हो गया हमारा 25। यस और नो, 25 हो गया ना। अब एक बात तो कन्फर्म है कि जो भी आंसर आएगा हमारा उसको 25 से मल्टीप्लाई जरूर होगा। तो क्या ये हो रहा है, 25 या 75, 5 ये हो रहा है, ये हो रहा है 25 या 75, ये नहीं होगा, 25 या 75 और 20 होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, सारे हो रहे हैं, इसे चेक करना पड़ेगा। एच देखो, एच निकालते हैं। एच में क्या बोला है इन्होंने कि पहली परत तो 4 है और चौथी परत 16 है, तो देखो 4, 1, 2, 3 और 4, यही होगा। मैंने 4 कॉमन ले लिया। अब एक बात बताओ, 4 संख्याओं का योग करेंगे तो n+1/2, ये वाला फॉर्मूला तो पता ही होगा। अगर मैं इनका योग निकालूं तो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लूंगा, ठीक है, तो 4 × 5/2, ये तो ऑलरेडी 4 था ही, तो ये कितना हो गया, 10 चौको 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। तो आंसर हो जाएगा हमारा 1000 इज द करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलो भाई, एक बाल्टी में 60 लीटर चीनी है और पानी का घोल है, चीनी और पानी, शुगर और वाटर, उसका रेशियो कितना दे रखा है, 5:1। अब कर क्या रहे हैं, ये 60 लीटर है, घोल से 12 लीटर पानी, घोल का 12 लीटर निकाला और उसमें पानी डाल दिया। देखो यहां से अगर मैं 12 लीटर घोल निकालूं तो उनका रेशियो तो सेम ही रहेगा। ये चीज मैंने पूरी डिटेल में डिस्कस की है पहले वाली सीरीज में, एक बार पहले वाली सीरीज जाके देखो, आपको समझ में आ जाएगा। इसमें से 12 लीटर अगर मैं मिश्रण निकालता हूं तो रेशियो हमारा चेंज नहीं होता, सेम ही रहता है। ओके, अब पूछा क्या है इसमें कि अब जो इसमें जो अमाउंट बन गया, तो टोटल 6 है, तो 12 तो निकाल लिया हमने, 12 निकाल लिया, तो यहाँ था कितना, पहले 60 था, 60 में से 12 निकाल लिया तो कितना बचा, 48 बचा, 8 गुना पे, यानी कि पानी की वैल्यू 8 है यहाँ पे और इसकी वैल्यू 40 है।
यस और नो? पूछा क्या है? पूछा है तो नया अनुपात क्या होगा? पानी से बदल दिया। अब 12 लीटर तो इसमें मिश्रण निकाला था और वापस इसमें पानी से बदल दिया। अब एक बात बताओ कि ये जो 8 लीटर यहाँ पे ये पानी है और 40 लीटर जो यहाँ पे शुगर है, अब इसको वापस जो ये 12 लीटर जो निकाला था ना, इसने निकाला तो मिश्रण था, लेकिन अब इसको वापस पानी डालेंगे। ये 12 लीटर वापस डाल दिया इसमें, लेकिन मिश्रण नहीं डाला, इस बार पानी डाला है 12 लीटर। तो पानी कितना हो गया? ये 20 हो गया और शुगर 40 हो गया। तो रेशियो अगर मैं निकालूं तो शुगर का पानी से रेशियो 2:1 आ गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कोट ए दिया हुआ है, पूछा है ये क्या है? ये आई थिंक कोस है। ये जो है आई थिंक कोस है। ओके, तो देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कोट ए, तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल में ये 7 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, क्योंकि यही तो होता है आधार बटा लंब। और ये ट्रिपलेट भी है तो ये 25 हो जाएगा। पूछा है कोसे, कोसे क्या होता है? 7/25। ये हमारा आंसर हो जाएगा 7/25। वेरी सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। y इज इक्वल टू 3x-4 और y इज इक्वल टू -x प्लस में 2। हमें बताना है कि x और y के निर्देशांक क्या आएंगे। तो देखो, y इज इक्वल टू -x प्लस में 2। मैं अगर इसको सोल्व करूं तो y तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कर रहा हूं मैं इसको इक्वेशन को, तो ये तो सोल्व हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x, ये इधर 0 हो गया, ये 4x और ये हो गया -6। तो अगर मैं x की वैल्यू देखूं तो 6/4 यानी कि 3/2 यानी कि 1.5। x की वैल्यू 1.5 आई है, तो भाई इसमें 1.5 आ रही है, इसमें आ रही है, तो ऑप्शन तो हमारे हट गए। y की वैल्यू देखो, अब देखो x की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू 0.5 आ जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है तो एकांतरक आंतरिक कोणों में से एक, इस तरीके से बोल रहा है, एक 115 डिग्री का होगा, तो एकांतरक आंतरिक भुजा पर इसके विपरीत कोण का माप कितना होगा? एकांतरक, व्हाट इज द मेजर ऑफ द एंगल दैट लाई ऑपोजिट टू द इट्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, देखो अगर ये वाला हमारा 115 है तो ये कितना होगा? ये भी तो 115 ही हो जाएगा। ये सर 115 ही हो जाएगा ना ये, क्योंकि ये जो एंगल बन रहा है हमारा, ये एकांतर कोण बन रहा है। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये सिमिलर 115 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। ये तो डायरेक्ट है, याद रखना है आपको कि एकांतर जो कोण है बराबर होते हैं। बता रखा है कि भाई ABC है और XYZ है वो सिमिलर है, यानी कि उनकी भुजाएं जो हैं वो सेम रेशियो में होगी। अब एक बात बताओ, AB दे रखा है और BC दे रखा है, AB और BC का रेशियो देखो और XY और YZ की लंबाई, तो देखो XY की वैल्यू कितनी रखी है यहाँ पे 8, YZ की हमें नहीं पता। अब यहाँ पे अगर मैं इसका रेशियो देखूं तो 2:3 आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि YZ की वैल्यू यहाँ पे क्या रखी जाए? YZ की वैल्यू यहाँ पे क्या रखें कि जो ये जो रेशियो है हमारा सिमिलर आ जाए। तो देखो मैं यहाँ 12 रख दूं, अगर 12 रख दूंगा तो जो रेशियो है हमारा 4 दूनी 8 और 4 दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखो ये सिमिलर ट्राइंगल है और हमें पता है कि जो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उसमें जो इनकी भुजाओं का अनुपात है, यानी कि जैसे AB/BC, और अगर इस वाले ट्राइंगल में देखो मैं XYZ में, तो XY/YZ ये बराबर होता है। तो बस वही किया है हमने और हमारी जो YZ की वैल्यू है वो निकल गई यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, x की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 2 प्लस में √3
और पूछा है x माइनस 1/x क्या होगा। देखो इस क्वेश्चन को करने की ट्रिक देखो, यहाँ पे अगर आपसे पूछ लें, देखो इन दोनों का डिफरेंस देखो, पहले इन दोनों का पहले तो स्क्वायर करो इन दोनों का, इसका 4 आ गया और इसका 3 आ गया, क्या इनका डिफरेंस 1 आ रहा है, इनका डिफरेंस 1 आना चाहिए, उस केस में वो ट्रिक लगेगी। अगर 1 आ रहा है, यस हाँ आ रहा है, तो उस केस में अगर आपसे पूछ लिया जाए x प्लस में 1/x, तो ये जो पहली वाली वैल्यू है इसका डबल कर दो, यानी कि 4, यस और नो। और अगर आपसे पूछ लिया जाए x माइनस में 1/x, तो ये जो दूसरी वाली वैल्यू है ना 3√3 वाली, इसका डबल कर दो, यानी कि 2√3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये ट्रिक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। ट्रिक बेसिकली क्यों है, क्योंकि इसको सोल्व करते हैं तो इस तरीके का कंसेप्ट ही बन जाता है, तो बस आप इसको पहले से याद रखेंगे तो जल्दी कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े, या इसे डिटेल में भी बता सकते हैं, छोड़ो डिटेल में नहीं करते हैं, ये ट्रिक याद रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। एक वर्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उस पर 8 सेंटीमीटर की एक जीवा है, तो केंद्र से जीवा की दूरी, वेरी सिंपल। देखो भाई एक वर्त है, ओके, और इसकी त्रिज्या 5 है, 8 सेंटीमीटर, देखो ये केंद्र है और ये जीवा है, इस पर मैं लंब डाल रहा हूं। जीवा की लंबाई कितनी है, 8 सेंटीमीटर, 4 ये है 4 ये है, त्रिज्या दे रखी है यहाँ पे 5, ये बताओ कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ट्रिपल 8 से, यही पूछा है 3 सेंटीमीटर। नेक्स्ट चलो, त्रिज्या का एक वर्त 12 सेंटीमीटर, ठीक है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वर्त है, दो त्रिज्या इस प्रकार खींची गई है कि इनके अंत्य बिंदुओं को जोड़ने वाले जीवा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो बने छोटे खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। देखते हैं, तो यहां पे एक वर्त है हमारे पास, ओके, और एक जीवा दी हुई है यहाँ पे, जीवा ये केंद्र है, और इस तरीके से ये त्रिज्या बनाई हुई है, ठीक है। त्रिज्या की जो लंबाई वो 12 सेंटीमीटर दी हुई है, तो देखो ये 12 है और जीवा भी 12 है, और ये वाली त्रिज्या भी 12 है, तो देखो ये समबाहु त्रिभुज नहीं बन गया, बन गया ना समबाहु त्रिभुज। पूछा क्या है, इसमें बने छोटे खंड का क्षेत्रफल, ये बताना है, ये जो छोटा खंड बन रहा है ना इसका क्षेत्रफल। तो ये जो त्रिज्यखंड बन रहा है ना हमारा, ये वाला जो त्रिज्यखंड बन रहा है, इसमें से अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दूं तो ये छोटे खंड का एरिया आ जाएगा। तो देखो पाई आर स्क्वायर थीटा, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा, और इसमें से मैं समबाहु त्रिभुज को माइनस कर दूं, तो देखो थीटा की वैल्यू कितनी है, समबाहु त्रिभुज है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 60 60 हो जाएगी, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर अपॉन 6, और आर की वैल्यू कितनी 12, तो 144 पाई बटा 6 माइनस √3/4 भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 12, तो वही 144 हो जाएगा। तो मैं अगर इसको कैंसिल आउट करूं तो ये हो जाएगा भाई 6 दूनी 12, 24 पाई, और इसको देखूं तो 4 तिया 12, 2 बच गया, 4 6 24, तो हमारा जो आएगा वो आएगा 24 पाई माइनस 36√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है हमारे पास 0.6, पूछा है साइन 2x प्लस में कोस 2x, इनको कन्वर्ट कर लो भाई, इनको कन्वर्ट कर लो साइन की फॉर्म में। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो देखो क्या हो सकता है, 2 साइन एक्स कोस एक्स, ओके, प्लस अगर मैं इसको करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं कोस स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। साइन एक्स की वैल्यू दी हुई है, इससे मैं निकाल सकता हूं कोस एक्स, तो देखो कोस स्क्वायर एक्स 1 माइनस में 0.6 का होल स्क्वायर करूंगा तो 36, ये आ जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 0.64, यानी कोट एक्स की वैल्यू आ गई 0.8, ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना हमें, ये कोस एक्स की वैल्यू आ गई, अब हमें इनकी वैल्यू को पुट डाउन करना है, ओके। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स की 0.6 है, कोस एक्स की 0.8 है, तो 48 हो गया, 0.48 प्लस कोस स्क्वायर एक्स की देखो भाई 64, तो 64 कितनी हो जाएगी 0.64, माइनस में साइन स्क्वायर की देखो 36, 0.36, ओके। अब ये हो गया भाई 0.96,
इनको जोड़ो तो ये हो गया 1.60। 1.60 में से अगर मैं 1.60 में से अगर मैं 0.36 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट में 24 इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है। तो इस तरीके से हमने ट्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन किए, 100 ट्रिक्स से, और इसी सीरीज में हम नेक्स्ट सीरीज भी और भी लेके आएंगे। अगर आपको उन सब की अपडेट चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए। ओके, क्योंकि ये सीरीज हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। उसके बाद जो मेरी अपकमिंग वीडियो आने वाली है वो मैं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग बनाऊंगा, सारे चैप्टर्स हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन और देख लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इन दोनों को गुना करो और उत्तर को 4 दशमलव तक लिखना है। तो देखो बेसिकली करते क्या है यहाँ पे गलती, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 आ जाता है, तो टिक लगा देते हैं डी वाला। लेकिन ये होगा नहीं, क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि 4 दशमलव वाले स्थान तक हमें केवल आंसर करना है। ठीक है, तो देखो किस तरीके से करेंगे। एक बार पॉइंट छोड़ दो यहाँ पे, तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5, और इसको 67 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले मैं 60 से कर लूँ, फिर 7 से कर लेंगे, फिर ऐड कर देंगे, वो इजी रहेगा थोड़ा। 6 5 30, 3 बच गया, 24 और 3 27, 2 6 3 18, 2 20, 2 बच गया, 6 2 12, 12 और 2 14, 6 कम 6 6 और 1 7, इतना आ गया। 1 0 ये वाली भी आ गई। ठीक है, अब इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई और कर लेता हूँ। अगर मैं इसको 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 7 5 35, 3 7 चौक 28 और 3 31, 3 7 21 और 3 24, बच गया 2, 7 दूनी 14 और 2 16, बच गया 1, 7 एकम 7 और 1 8। अब इनको मैं ऐड कर लूँ, 5 1 1 7 2 8। ओके, अब देखो 3 दशमलव यहाँ है और 3 यहाँ है, टोटल 6 है, तो 1 2 3 4 5 6 यहीं आएगा। और हमें लेना है केवल 4 दशमलव तक, यानी कि स्टार्टिंग की ये वाली वैल्यू 0.8271। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज थी और जो हमने डिस्कस किए क्वेश्चंस यहाँ पे, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, साथ ही मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है मैथ्स विद संदीप सर। विद की स्पेलिंग ध्यान रखिएगा यहाँ पे, WID। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, मिलते हैं